चैप्टर 130 लोकेशन। वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल और ये है रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। रुचि और ऋषित प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। वहीं आरवी और उसके बाकी के दोस्त सुनैना के साथ थर्ड फ्लोर पर जाते हैं। वहां पर वो आस-पास के एरिया को छान मारते हैं, पर इस फ्लोर से नीचे जाने का या यहाँ होने का किसी का उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। तो आरवी तुरंत वहां से साइड हटकर किसी के पास फोन लगाती है और कुछ इंट्रोडक्शन देखकर कॉल काट कर जल्दी से अपने दोस्तों के साथ पूरे कॉलेज को छान मारती है। अब तक कॉलेज में लगभग सबको पता चल गया था कि राधिका गायब है। सब स्टूडेंट्स एक साथ आ गए थे और साथ में राधिका को ढूंढने लगे। सबने मिलकर लगभग आधे घंटे में पूरा कॉलेज छान मारा, लेकिन राधिका का कहीं कोई नामोनिशान नहीं मिला। प्रिंसिपल भी डरे हुए थे क्योंकि जो गायब हुई थी वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी और इस कॉलेज के चेयरमैन की पोती थी। उन्हें अब अपनी कुर्सी की चिंता होने लगी। विक्रम जी को फोन करने से पहले वो एक बार अपनी ओर से एक कोशिश करना चाहते थे। अब राधिका को गायब हुए लगभग 1 घंटा होने को था, पर कुछ भी पता नहीं लग रहा था। 1 घंटा बहुत था। एक लड़की को गायब होने पर 1 घंटे में क्या क्या हो सकता था, राधिका के साथ किसी को आइडिया तक नहीं था। पर शायद प्रिंसिपल अपनी कुर्सी की टेंशन में इतना था कि उसने राधिका के बारे में सोचा ही नहीं। उसे बस अपनी रेपुटेशन की पड़ी थी और कुर्सी की पड़ी थी। आखिर इस कॉलेज, जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज था, उसका प्रिंसिपल होना भी बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अब तक ना पुलिस को इन्फॉर्म किया और ना ही विक्रम जी को इन्फॉर्म किया। दूसरी तरफ रुचि या ऋषित दोनों में से किसी को भी सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला। तो वो आरवी के पास आते हैं और आरवी से रुचि बोली, पता नहीं, पर शायद सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो गड़बड़ हुई है अनु, और कुछ पता भी नहीं चला। अब आरवी का पेशेंस खत्म हो रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ तो वो वहां से जाने की हुई कि रुचि उसके हाथों को पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज अनु कुछ करो, नहीं पहले तुम जल्दी से डैड के पास कॉल करो। जिस पर आरवी उसे समझाते हुए बोली, उसे कुछ नहीं होगा। जिस पर रुचि अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोली, प्लीज अनु डैड को कॉल लगाओ, मुझे उनसे बात करना है। जिस पर आरवी ना चाहते हुए भी अपने फोन से कॉल लगाया, लेकिन विक्रम जी को नहीं, नील को। रुचि ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं और चुपचाप सामने वाला को कॉल उठाने का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी ओर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रेरणा, जो निकेश की सेक्रेटरी थी, अभी के लिए अरहान की है। प्रेरणा, अरहान, निकेश, नील, विक्रम जी और अरिताज जी के साथ साथ रोहन और राहुल भी आज ऑफिस आए थे और वहां से सारे एक साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर गए थे। अभी वो 8 वहां से बाहर निकल रहे थे कि तभी नील का फोन घनघना उठा। नील ने फोन बाहर निकाला तो उसमें जंगली बिल्ली शो हो रहा था। नील बोला, ये क्यों मुझे फोन कर रही है? वहीं बाकी सबके कानों में ये बात पड़ी। प्रेरणा पूछ उठी, किसका फोन है नील, और ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? कुछ काम होगा तभी तो फोन कर रहा होगा वो इंसान, उठा लो। नील मुंह बनाकर बोला, ये कोई काम के लिए फोन नहीं कर रही, जरूर इसे परेशान करने के लिए कोई नहीं मिला होगा, इसलिए फोन कर रही है। अरहान बोला, रुचि का फोन है क्या? तभी राहुल हंसते हुए बोला, अरे नहीं भाई, अनु का फोन है ना? नील राहुल को देख बोला, आपको कैसे पता कि उसका फोन है? इस बार रोहन बोला, क्योंकि घर में सिर्फ वही जो तुम्हें परेशान कर सकती है, बाकी तुम ही सबको परेशान करते रहते हो। नील मुंह फुलाकर बोला, हे भाई, मैं परेशान करता हूँ सबको? अरहान बोला, पूछ रहे हो या बता रहे हो? नील उन्हें घूर कर देखने लगा तो प्रेरणा बोली, नील तुम उठाओ फोन, ये तो ऐसे ही सबके साथ। उसकी बात सुना हंसने की बारी नील की थी। वहीं अरहान बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी फोन कटकर दोबारा बज उठा तो विक्रम जी बोले, नील फोन उठाओ बेटा, तुम्हें पता है ना आरवी का नेचर, वो बार बार किसी को फोन नहीं करती, ये दूसरी बार है, जरूर उसे कुछ काम होगा। नील को उनकी बात सही लगी, क्योंकि इतना तो वो भी आरवी को जान गया था। वो जल्दी से फोन उठाकर उसे स्पीकर पर रख देता है।
सामने से कोई आवाज न आने पर नील ही बोला, क्या बात है जंगली बिल्ली, बात करने के लिए ही फोन किया है ना तुमने, तो मौन व्रत क्यों धारण कर लिया। सामने से आरवी के बदले रुचि की आवाज आई, कहाँ हो। उसके इतने शब्द से ही उसके भाई, पापा, अंकल और नील समझ गए कि रुचि किसी भी पल रो देगी। पर सब इस सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन से हालात पैदा हो गया कि रुचि जैसी लड़की रोने लगी। सब घबरा गए, क्योंकि अगर रुचि रो रही है तो सच में कुछ बड़ी बात होगी। और उस पर से वो अपने फोन के बदले आरवी के फोन से क्यों कॉल कर रही है, जरूर बात बड़ी है। तभी निकेश जल्दी से बोला, क्या हुआ रुचि, तुम इतनी लो साउंड क्यों कर रही हो। वही अब रुचि सच में रोने लगी। वो सिसकते हुए बोली, डैड, भाई कहाँ है, आप लोग जल्दी कॉलेज आ जाओ। वही रुचि को इस तरह रोता देख उधर सब घबरा गए। विक्रम जी बोले, रुचि बच्चे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बोलो बच्चे क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा क्या वहां तुम्हें। रुचि रोते हुए बोली, डैड। उसकी मुंह से डैड सुन विक्रम जी को सुकून नहीं मिला उन्हें, बल्कि अलग ही बेचैनी होने लगी उन्हें। वो बोले, हाँ बच्चा बोलो क्या हुआ डैड, यही है। जिस पर रुचि बोली, डैड आप यहाँ आ जाओ प्लीज। अरिताज जी बोले, पर हुआ क्या है। वही साइड पर तब तक रियांश और मिहिर भी आ जाते हैं और उन्होंने माहौल में कुछ परेशानी महसूस कर ली थी। मिहिर बोला, क्या हुआ। अरहान बोला, पता नहीं, रुचि का फोन नील पर आया था और वो रो रही है। मिहिर भी शॉक्ड था, साथ में रियांश भी। रियांश ने नील के पास जाके उसके हाथ से फोन लेकर आ कहा, रुचि क्या हुआ है बच्चा। तो रुचि बोली, राधिका नहीं मिल रही भाई, आप लोग जल्दी आओ। अब सब शौक थे कि आखिर उन्होंने क्या सुना और जो रुचि बोल रही है वो सही है। दो पल के लिए तो कोई कुछ नहीं बोला। अचानक से निकेश बोला, क्या बोल रही हो रुचि, वहाँ क्या हुआ है और कहाँ है राधिका। रुचि ने उन्हें अब तक जो भी हुआ सब बता दिया। निकेश के साथ साथ बाकी सब बहुत घबरा गए। विक्रम जी बोले, तुम परेशान ना हो, ठीक है हम आ रहे हैं, रुचि तुम सब्र रखना, ठीक है। रुचि बोली, हम जल्दी आना डैड। हाँ मेरे बच्चे हम आते हैं, ठीक है, विक्रम जी ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। उसके बाद सब लोग कार से वहां से निकल गए। 4 गाड़ियां थी उनकी और साथ में उनके बॉडीगार्ड्स, कुल मिलाकर गाड़ियों का काफिला निकला था सड़क पर और जितनी स्पीड से हो सके वो लोग जा रहे थे। इधर आरवी दूसरे तरफ आ चुकी थी, तभी मयंक आकर अपना फोन उसे देता है। आरवी किसी नंबर पर कॉल लगाकर बोली, काम हुआ। तो उधर से आवाज आई, यस बॉस। तो इधर से आरवी बोली, लोकेशन क्या है। तो उधर से वो आदमी कुछ बोलता है। तो आरवी बोली, अगर लोकेशन सही नहीं हुआ तो ऊपर वाले तुम्हारा खैर करे। इतना बोलकर फोन कट करके मयंक की ओर बढ़ाकर बोली, ऋषित को रुचि के पास भेजो, उसे किसी की जरूरत है। जिस पर मयंक हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। इधर रुचि फोन पर बात करने के बाद रो रही थी, तभी वहां ऋषित आया और बोला, है माय गर्ल व्हाट हैपेंस। रुचि उसे घूर कर देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। तो ऋषित आगे बढ़कर उसके कान के पास जाकर बोला, क्या चाहती हो सब तुम्हें ऐसे रोते देख तुम्हारा मजाक बनाए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दे। ऐसे ही कुछ उजुल फुजूल बातें कर कर ऋषित रुचि को शांत कर देता है। इधर वो साइड जहां से विक्रम जी और बाकी सब निकले थे, वो साइड शहर से बाहर की ओर थी, इसलिए कॉलेज पहुंचते पहुंचते उन्हें फिर भी 40 मिनट्स लग गए। अगर वो नॉर्मल स्पीड से आते तो 1.5 घंटे में पहुंचते। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में आए होंगे। वो लोग जैसे ही कॉलेज कैंपस में पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ अलग था। क्या देखा होगा उन लोगों ने, ये सवाल आपके लिए ठीक है बताना। आगे क्या जोगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। चैप्टर 131 डियर एनिमी। आके विक्रम जी और बाकी सब जितनी जल्दी हो सकते थे उतनी जल्दी कॉलेज पहुंचे, पर जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे वो सब हैरानी से सामने की ओर देख रहे थे। नहीं, सामने नहीं,
दरअसल वो लोग कॉलेज के टॉप फ्लोर को देख रहे थे, क्योंकि वहां पर आरवी लोकेश को नीचे लटकाए खड़ी थी। उसने उसे बॉर्डर पर खड़ा कर रखा था और उसका एक पैर हवा में और पीछे की ओर झुका हुआ था। उसका एक हाथ आरवी ने पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी आरवी उसे छोड़ेगी और वो नीचे। उसकी आंखों में डर था और वो चिल्ला रहा था, बचाओ, हेल्प, कोई मदद करो। और वही आरवी बेखौफ उसको गुस्से में देख रही थी। पास ही में रुचि शांति से अपने हाथ क्रॉस किए हुए कभी आरवी को देखती तो कभी गुस्से से लोकेश को। लोकेश की आवाज में डर सब महसूस कर रहे थे। तभी नीचे खड़े प्रिंसिपल की नजर विक्रम जी और अरिताज जी पर गया। अब तो उनके पसीन छूट गए। वो बड़बड़ाने लग गए, अब एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई नहीं दरिया है, वो भी शार्क्स से भरा हुआ। अब क्या होगा। वही टेरेस का हाल कुछ अलग था। वहां पर मयंक और ऋषित ने लोकेश के दोस्तों को बांध के रखा था, सिर्फ सारा को छोड़कर। और वही पास में आरुषि और सिया खड़ी थी। अनय भी उन लोगों के साथ खड़ा था, पर आरवी के पीछे, क्योंकि उन्हें डर था कि आरवी गुस्से में सच में इस लोकेश को छोड़ ना दे, क्योंकि उसे मारना थोड़ी ना था, उसे तो अभी बहुत भुगतना था। नीचे नील ने जल्दी से लोकेश को पकड़ने के लिए नीचे कुछ गड्ढे और बाकी सामान ला दिया और 2 जंपिंग जैक भी ला दिए। आरवी गुस्से में तो थी पर अपने होश में थी। नीचे जो हो रहा था वो देख रही थी, इसलिए उसने लोकेश को धक्का दे दिया। सब लोग चौंक गए और डर भी गए, पर लोकेश जंपिंग जैक पर गिरा जिससे उसे चोट नहीं लगी। वो बहुत ही डर गया था और गिरने की वजह से बेहोश हो गया। नील और निकेश उसके पास जाते हैं और फिर ऊपर की ओर देखते हैं, जहां आरवी अभी भी उन लोगों को देख रही थी। अनु, नीचे आओ बच्चे, अरिताज जी ने उसे नीचे बुलाया, क्योंकि विक्रम जी को तो जैसे होश ही नहीं था। वो आंखें फाड़े लोकेश को देख रहे थे। अरिताज जी उन्हें कंधे से हिलाते हुए बोले, विक्रम चले, अनु नीचे आ रही है। उन्होंने उनकी तरफ देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। कुछ स्टूडेंट मिलकर लोकेश को होश में लाते हैं तो नील और निकेश उसे पकड़ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ ले जाते हैं। वही विक्रम जी जाते जाते प्रिंसिपल को भी आंखों से अपने पीछे आने का इशारा करके गए। प्रिंसिपल के तो पसीने छूट गए। वो अपनी टाई से ही आने माथे पर से पसीने की बूंदें पोंछते हुए बोले, है लगता है लग गई इस बार मेरी, आज गई कुर्सी हाथ से। वो अपने चेले, मेरा मतलब अपने क्लार्क से बोले, डर लग रहा है बाप तो बाप, बेटियां भी कम नहीं इनकी। फिर एकदम गुस्से से बोले, पता लगाओ वो लड़की जिसने लोकेश को धक्का दिया कौन है। लगता है सारा इल्जाम उस पर डालना पड़ेगा, वरना कुर्सी गई इस बार। और इस लोकेश के बाप को भी फोन काटो यार, ये अलग ही सर दर्द है। वो क्लार्क बोला, सर अगर इस बार फंसे तो हम ना यहाँ के रहेंगे और ना वहाँ के, आपकी सारी पोल पत्ती खुल जाएगी इस बार। और आपको पता है ना वो विक्रम रायजादा है। प्रिंसिपल झल्लाते हुए बोले, पता है मुझे वो विक्रम रायजादा है, इसलिए इतना डर रहा हूँ। क्लार्क को हंसी आ जाती है, पर प्रिंसिपल के डर से वो कुछ बोलता नहीं है और लोकेश के बाप को फोन मिला देता है। वही प्रिंसिपल आरवी को गालियां निकालते हुए आगे बढ़ रहे थे। वही दूसरी तरफ दिल्ली, एक बहुत बड़ा बंगलो था ये और गार्ड्स से भरा हुआ था। एकदम टाइट सिक्योरिटी थी। यहाँ की बंगलो दिखने में किसी राजमहल से कम नहीं था। बाहर नेम प्लेट पर लिखा हुआ था आरके रेसिडेंस। अंदर सब हथियार लेकर खड़े गार्ड थे, दिखने में फौलादी। ये गार्ड जरा सी गड़बड़ पर सतर्क हो जाते थे और इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई परिंदा भी अंदर नहीं आ सकता था। अंदर एकदम साइलेंस था। सोफे पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी दिल्ली की, जो काले कारनामों में सबसे आगे होती थी। और वही मैन सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था, आरके यानी राजवीर खुराना। दिल्ली का मशहूर बिजनेसमैन और गरीबों का मसीहा कहने के लिए। पर इस अच्छाई के मुखौटे के पीछे उसने क्या सारे गंदे काम भी किए हैं, जिनकी खबर आज तक किसी को नहीं हुई। जो यहाँ की सरकार और नेताओं की मेहरबानी है, जिन्हें राजवीर एक मोटी रकम देता है हर कांड के बाद, जैसे किसी कुत्ते को रोटी का टुकड़ा देते हैं उसका मुंह बंद कराने के लिए। आज यहाँ का माहौल कुछ अजीब था। राजवीर गुस्से में था।
वो पिछले आधे घंटे से सिर्फ चुपचाप सिगरेट पी रहा था। वही उसकी ये चुप्पी सबको और ज्यादा डरा रही थी। सबके माथे पर पसीना आ रखा था, पर कोई हिलने तक की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि क्या पता कब इस सनकी का दिमाग सटक जाए और उन लोगों को ऊपर पहुंचा दे। थोड़ी देर बाद राजवीर एक ठंडी आवाज में बोला, तो अभी तक उस लड़की का पता नहीं चला जिसके पास सबूत था? उसके सवाल पर सब चुप रहे। राजवीर ने फिर कहा, मैंने कुछ पूछा है तुम लोगों से, क्या मरना है तुम लोगों को? उसकी बात सुन सब डर जाते हैं। वहां बैठे एक आदमी ने डरते डरते ही सही पर हिम्मत कर कहा, सर वो लड़की अचानक गायब हो गई, उस दिन के बाद कहाँ गई कुछ नहीं पता। राजवीर ने फिर पूछा, क्या नाम है उस लड़की का? वो आदमी बोला, सर आरवी नाम है उसका, और जिस दिन हमने उसका एक्सीडेंट किया था तब उसके पास एक रेड फाइल थी, पर जब हमने उसमें देखा तो उसमें कुछ नहीं था सिवाय एक कागज के। राजवीर बोला, कौन सा कागज और अब तुम बता रहे हो इस बारे में? वो गुस्सा हो चुका था। फिर बोला, लाओ वो कागज, अब मेरा मुंह क्यों ताक रहा है? वो आदमी डर जाता है, पर फिर अपने एक आदमी को इशारा कर वो कागज मंगवाता है और राजवीर को देता है। राजवीर उसे खोल कर पढ़ता है। डियर एनिमी, तुम्हें लगता है तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता, पर ऐसा नहीं है। तुम गरीबों के मसीहा जल्द ही मिलेंगे, जल्द ही हम आमने सामने होंगे। और उसके बाद तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना। यू गधे की औलाद, साले कमीने, तुम तो मेरे गालियों के भी काबिल नहीं हो। आरके उर्म राजवीर खुराना। बाय अंटिल वी मेट अगेन। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।